हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 1 है FC1 जो है उसके अंतर्गत हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारत में जो संघवाद है या संघवाद वादी जो व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या है। तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि संघवाद क्या है, संघ क्या वाद किसे कहते हैं, उसको उसके मीनिंग को समझेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे, उनके गुण और दोषों का जो है वो हम आज के क्लासेस में इसका वर्णन करेंगे। तो जैसा कि संघवाद, तो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था जो है वो अपनाने का कारण यहाँ की जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो विषमता है का होना है। इस वजह से जो है यहाँ संघात्मक जो व्यवस्था है उसको अपनाई गई है। संघीय शासन प्रणाली में जो सत्ता के दो केंद्र होते हैं, जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें सत्ता दो जगह केंद्रित होती है। पहला जो होता है वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत और दूसरा जो होता है वो क्षेत्रीय या राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। संघीय शासन में केंद्रीय और क्षेत्रीय या इकाइयों की सरकारों के बीच जो होता है वो शक्तियों का विभाजन होता है और इसी विभाजन यह विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई अपने में स्वतंत्र हो तथा साथ ही साथ सहयोगी भी हो। मतलब उन लोगों को स्वतंत्रता तो हो उन इकाइयों को, और साथ में उनका जो है सेंटर के साथ उनका सहयोग भी हो। और संघीय शासन प्रणाली के सार रूप में स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता को माना गया है। जो भारतीय संविधान की संरचना है वो क्या है, संघात्मक है, लेकिन इसमें संघ जो फेडरेशन जिसको बोलते हैं शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर इसमें राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं भी फेडरेशन शब्द जो है वो यूज़ नहीं किया गया है। और इस विषय पर के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ने कहा है कि प्रथम भारतीय जो संघ राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है, तथा दूसरी उन्होंने जो बात की है कि किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का जो है वो अधिकार नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला बात कि जो भीमराव अंबेडकर ने कही कि जो संघ है उसके जो राज्य उससे जो जुड़े हुए हैं वो किसी समझौते के आधार पे नहीं जुड़े हुए हैं, और दूसरी जो है कि उनको जो है उस संघ से अलग होने की जो है अनुमति जो है राज्यों को नहीं है। और जो संघात्मक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो है राज्य में समूची शासकीय शक्ति एक केंद्रीय सरकार और उसके राज्य अथवा क्षेत्रीय सरकारों के बीच जो है वो विभाजित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत एक केंद्र सरकार है और दूसरा हर राज्यों में उसकी राज्य सरकारें होती हैं, और जिससे मिलकर जो है इन दोनों को मिलाकर जो है वो संघ बनता है। शक्ति का विभाजन का कार्य या जो राष्ट्रीय जो संविधान द्वारा किया गया है उसका निर्माण करने वाले संसद में मौलिक कानून द्वारा जो है वो ये जो है डिवीज़न जो है वो किया गया है। और हैमिल्टन के शब्दों में संघात्मक राज्यों का वह संगठन है जो नए राज्य का निर्माण करते हैं। और फिर जो प्रोफेसर डाइसी हैं उन्होंने भी परिभाषा दिया है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में मेल बैठाकर राजनीति करने का जो तरीका है उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं या संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय संघवाद है, जो भारतीय फेडरल सिस्टम है, उसकी विशेषता क्या है। इस फेडरल सिस्टम में
इसकी विशेषता क्या है? देखिए, हमने इसके पिछले क्लास में भी एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, गुणदोष पढ़ा था, और उसी से ये संबंधित ये संघवाद है। इसमें संघ की क्या विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी विशेषता होती है। तो संघ की जो पहली जो संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, या हम यूँ कहें कि जो भारत में संघात्मक या संघीय व्यवस्था है, उसकी विशेषता क्या है? तो इसकी पहली विशेषता होती है कि इसमें दोहरी सरकार होती है। मतलब केंद्र में एक सरकार होगी, सेंट्रल में, जैसा कि अभी है, और उसके बाद हर राज्यों में जो है वो सरकारें होती हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता होती है कि केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया रहता है। देखिए, हमारे यहाँ जो लिस्ट है, सूचियाँ बनी हुई हैं, जिसमें आपका सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो इस लिस्ट के माध्यम से केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ हैं, किस क्षेत्र में किनकी शक्तियाँ हैं, इनका स्पष्ट जो है विभाजन किया हुआ रहता है शक्तियों का। और इसमें जो संघ सूची है उसमें जो केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, राज्य में जो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर राज्य कानून बनाती है, और जो समवर्ती कंकरेंट लिस्ट है उसके अंतर्गत राज्य और संघ दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें जो है वो संघ का कानून जो है वो वही जो है लागू होता है या मान्य होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था की होती है वो है कि इसमें लिखित और कठोर संविधान पाया जाता है। संघात्मक व्यवस्था में लिखित, रिटन और कठोर जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। और जो चौथी इम्पोर्टेंट जो बात है कि इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, या तो केंद्र या राज्य की नहीं होती, बल्कि निष्पक्ष होती है। और विवादों का जो है वो कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं राज्य और संघ के बीच, तो उसका स्वतंत्र निर्णय जो है वो न्यायपालिका कर सकती है। और जो एक और जो इम्पोर्टेंट जो इसकी व्यवस्था होती है वो है कि उसमें एकल नागरिकता पाई जाती है, जो सिंगल सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। जो इसकी एक भी खासियत यह भी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था की कि इसमें एकल नागरिकता पाई जाती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए अलग नागरिकता दी जाती, जब जैसे कि बाकी हम लोगों ने कंट्रीज़ में पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका में पढ़ा था कि वहाँ पे डुअल नागरिकता है। स्विट्ज़रलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 नागरिकता दी जाती है लोगों को। तो लेकिन हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है, इस भारतीय फेडरल सिस्टम के अंतर्गत सभी नागरिकों को पूरे देश की एक ही नागरिकता दी जाती है। और इस तरह से जो है ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से इन सभी शर्तों को जो है वो पूरा करता है, लेकिन संविधान में कतिपय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो एकात्मक प्रणाली के लक्षण हो, या राज्यपालों की जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर निर्माण जो कानून का निर्माण जो है कि संसद की शक्ति, राज्य के निर्माण एवं उनकी क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन संबंधी जो शक्ति है वो जो है जो व्यवस्था होती है वो आपको केंद्र को दी गई रहती है। इसलिए कुछ ऐसे भी गुण हैं कि जिससे कि एकात्मकता, जो संघात्मक व्यवस्था भारत में है उसमें एकात्मक लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना, यह एकात्मक सरकार की एकात्मक शासन व्यवस्था का एक लक्षण होता है। और राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर जो कानून का निर्माण का जो है वो संसद को, पार्लियामेंट पर को कभी कभी मिल जाती है, तो उस विषय में भी एक तरह से वो एकात्मक उसका लक्षण दिखाई देता है। और जो किसी भी राज्य की कोई सीमा बढ़ानी है, घटानी है, उनके नाम को परिवर्तित करना है, तो इन सब का अधिकार जो है वो केंद्र को दिया गया है। तो ये भी जो है एक तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था का जो है वो लक्षण है। और जो आपात का संबंध है, आपात का जो उपबंध किया गया है, इमरजेंसी शक्ति जो 3 तरह की हमारे यहाँ दी गई है, तो वो भी एक एकात्मक लक्षण जो है वो दिखाता है। और इस विषय पर केसी वियर्न जो हैं उन्होंने कहा है कि भारत को एक
अर्ध संघीय क्वैसी फेडरल सिस्टम कहा है। मतलब अगर भारत में पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था है, तो इसलिए इन लक्षणों को देखते हुए जो प्रोफेसर केशी वियर हैं उन्होंने इसको अर्ध संघीय क्वैसी फेडरल प्रणाली वाला देश कहा है। और जेनिंग्स जो एक विचारक हैं उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। मतलब एक तरह से हम देखें तो हमारे यहाँ संविधान में जो केंद्रीय सत्ता है उसको काफ़ी मजबूत किया गया है, काफ़ी उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं राज्यों से अधिक। तो इस तरह से कुछ शक्तियों के कारण जो दी गई है, कुछ विचारकों का यह मानना है कि इसमें जो है संघात्मक लक्षण के साथ साथ इसमें कुछ एकात्मक लक्षण, एकात्मक सरकार के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान ने संघीय शासन की सैद्धांतिक नहीं वरन व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्याख्या की है। और हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक दृढ़ और शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करना था, रहा होगा। और इसलिए जो राष्ट्रीय एक और ये इसलिए रहा होगा क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाया जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि हमारे यहाँ जो भारतीय व्यवस्था है इसमें विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म, परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को जो है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा शक्तियाँ दी ताकि जो है हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, वो सुदृढ़ हो सके और बनी रह सके। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एवं परिवर्तनशील व्यवस्था है और आवश्यकता अनुसार एक एकात्मक और संघात्मक दोनों का रूप जो है वो धारण कर सकती है। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो वैसी रूप धारण कर सकती है। इस तरह का संविधान में जो है वो वर्णन है, शक्तियों का जो विभाजन है इस आधार पर किया गया है। किंतु संकट काल में इसके एकात्मक जो तत्व हैं वो प्रभावशाली हो जाते हैं। जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें चूँकि केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है, नियम कानून, चाहे वो राज्य के विषय पर नियम कानून बनाने से संबंधित हो या आपातकाल से संबंधित हो, तो एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा केंद्र को शक्तिशाली दी गई है। और स्पेशली इमरजेंसी टाइम में भारतीय संविधान ने देश की संघीय संसद को यह अधिकार दिया है कि वह संघ के किसी नए राज्य का प्रवेश या किसी नए राज्य का निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों की शर्तों पर जो कि ठीक समझे जाएं, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकती है। और इसका एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो संघ को दिया गया है। और इसी की भांति अनुच्छेद 3 जो है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को के भाग्यों को मिलाकर, राज्य के कुछ भागों को मिलाकर राज्य क्षेत्र के किसी और राज्य भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है। और ये अधिकार जो है वो केंद्र को दिया गया है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई है अनुच्छेद 3 में वो है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। और किसी राज्य की सीमाओं को में जो है वो भी परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा परिवर्तन कितनी बार भारत में किया गया है, नए राज्यों का गठन हुआ है, उनके नामों में परिवर्तन किया गया है। तो ये जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत दी गई है। किसी नए राज्य के निर्माण या राज्यों के पुनर्गठन की पूर्ण शक्ति जो है वो संसद में निहित है और संसद कानून बनाकर ही राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। लेकिन इस संबंध में कोई भी कानून बनाने से पहले जो है निम्नलिखित जो शर्त हैं, कुछ शर्त दिए गए हैं, मापदंड दिए गए हैं, उसको पूरा करना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में
संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति से इस पर चर्चा होती है। और उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति अपनी सिफारिश देने के पूर्व विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजता है, और यह राज्य राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट जो अवधि होती है, जो समय होता है, के भीतर परिवर्तनों पर अपने विचार प्रकट करता है। और लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विचार से राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी नहीं है। देखिए, कोई भी परिवर्तन करना है तो सबसे पहले जो है वो उसके लिए राष्ट्रपति से, अगर के नए राज्यों का गठन करना है, उनमें संशोधन करना है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, तभी वो विधेयक जो है किसी भी सदन में, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में उठाया जाएगा। पहला चीज़। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब राष्ट्रपति अनुमोदन देते हैं तो सबसे पहले उसको जो है जिस राज्य से वो संबंधित है उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजते हैं कुछ समय के लिए, कि आप इस पर विचार विमर्श करके अपना सुझाव दें। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुझावों को राज्य जो है उनको भेजता है, लेकिन ये सुझाव जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो उनको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, या तीन जो शर्त हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद है कि अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि उपर्युक्त संदर्भ में संसद जो भी कानून बनाएगी उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, और इस प्रकार की कोई भी विधि संसद में साधारण बहुमत से और सामान्य विधायी प्रक्रिया से निर्मित की जाती है। मैंने जब संवैधानिक संशोधन 368 के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किस तरह से जो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है संविधान में संशोधन हो सकता है, और कैसे विषयों के लिए संशोधन के क्या नॉर्म्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आप उसको वीडियो को भी देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। उसके बाद इस तरह से जो है जो क्षेत्रवाद है भारतीय राजनीति की एक विशिष्ट और निर्धारक जो है वो परिघटना है, और स्वतंत्रता के पश्चात देश के में राजनीतिक पुनर्गठन के बावजूद क्षेत्रीय स्वायत्तता और पहचान की मांग दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में व्यापक पैमाने पर और उससे पूर्व तथा बाद के राज्यों का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन तथा कई राज्यों का निर्माण जो है वो हुआ है। तथापि आज देश के अधिकांश राज्यों में अनेक हिस्सों से भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषाई और राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीय स्वायत्तता और नए राज्यों के निर्माण की मांगें जो है एक ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है भारत में। और इस तरह से जो फजल अली आयोग है एक गठित किया गया था 1953 में, और उसने में राज्यों के पुनर्गठन में सरकार को भाषा, संस्कृति और इतिहास से बचने की सलाह दी गई थी कि किस तरह से जो है इस आधार पर हम अलग अलग नए राज्यों की मांग जो है वो नहीं कर सकते हैं। और चूंकि संघात्मक व्यवस्था में ये शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, तो जब जैसे केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके आधार पर जो है वो इसकी मांग और भी तेज हो जाती है, और नए राज्यों का जो है वो उदय हुआ है। बहुत सारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो नए राज्यों का भाषा के नाम पर, क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति के नाम पर हुई है। और एक जो आयोग जो गठित की गई थी फजल अली आयोग 53 में, उसने यह सलाह दी कि इन सब जो क्षेत्रीय आधार पर जो है सांस्कृतिक, इतिहास और इन सब आधारों पर जो है जो हम लोग विभाजन करते हैं राज्यों का उस या पुनर्गठन करते हैं, तो उनसे हमें बचने की सरकारों को आवश्यकता है। जो ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप उसके नाम पर जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। और इसमें जो संघात्मक व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें इसकी जो विशेषता है, राज्य और संघ जो हैं बहुत सारा, अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें संघात्मक व्यवस्था को, तो इतिहास यह बताता है कि छोटे छोटे जो राज्यों द्वारा आपस में मिलकर एक सामान्य सरकार को कायम करने से
संघ राज्य बने हैं। और सामान्यतः सरकार का निर्माण सैनिक अथवा आर्थिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। और स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण हैं। और भारतीय संघ अपवाद हैं। इसका निर्माण एकात्मक राज्य में स्वायत्त इकाइयों की स्थापना करके हुआ है। संघ का निर्माण चाहे जैसे भी हो, उसकी सुदृढ़ता और स्थिरता के लिए निम्नलिखित जो कुछ शर्तें हैं वो जरूरी है। चाहे वो एकात्मक हो, चाहे वो संघात्मक हो, उसको सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि मिल जाने की इच्छा संघ राज्य बनाने से पहले यह आवश्यक है कि राजनीतिक इकाइयों के लोगों में अपने सामान्य हित के लिए आपस में मिलकर एक केंद्रीय सरकार को बनाने की इच्छा हो। दूसरी बात यह है कि लोगों में आपस में मिलने की इच्छा हो और एक हो जाने की इच्छा ना हो। सामान्य मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अपनी अपनी स्वतंत्रता कायम रखने की प्रबल इच्छा संघ की इकाइयों में होनी चाहिए। और मिलने की इच्छा ऐसी ना हो कि इकाइयां अपना अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर एकात्मक राज्य को कायम करने में सक्षम हो पड़े। और उसके बाद भौगोलिक तौर पर एक दूसरे को मिलना होगा। संघ बनाने की इच्छुक इकाइयां के भौगोलिक तौर पर एक दूसरे से मिले होने से संघ का निर्माण आसान हो जाता है। और यदि इकाइयां एक दूसरे से दूर होती हैं तो संघ बनाने में कठिनाई होती है। तो संघ कैसे बनेगा, संघ का जो निर्माण होता है वो कैसे है, उसके बारे में एक कॉमन सी एक बात बताई गई है। हमने तो भारतीय संघवाद के अंतर्गत देखा कि इसमें जो है राज्य जो है किसी समझौते के आधार पर नहीं है। बाकी की जैसा कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ पे जो है वो उस तरह से संघ राज्य जो है वो उसमें समाविष्ट नहीं है। जैसा कि शुरू में ही मैंने संविधान के अंतर्गत इसकी व्यवस्था यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, इसको कहीं भी फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि संघ में शक्तियों का विभाजन जो है वो क्या होता है। तो संघ में संघ राज्य में जो मसले या राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और उनमें नियमन और नियंत्रण में एकरूपता बहुत ज़रूरी होती है। और ये सभी मसले केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं। और ये सभी मामले सामान्य हित में के नहीं होते, वे स्थानीय सरकारों को सौंप दिए। जो सामान्य हित के नहीं होते मतलब उसको स्थानीय सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन जो है वो निम्नलिखित 3 तरीके से किया गया है। केंद्रीय सरकार के अधिकार संविधान में स्पष्ट बता दिए गए हैं, शेष अधिकार राज्यों के पास छोड़ दिए गए हैं। अमेरिका में ऐसा ही कुछ हुआ है। और भारत में भी सूचियों के माध्यम से जो है 3 सूचियां जो हैं वो बनाई गई हैं। और जो इस तरह से जो है तीनों सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य को के बीच जो है वो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान में ही कर दिया गया है कि कोई विवाद जो है उससे उत्पन्न ना हो। अब हम देखते हैं कि जो संघ है या संघात्मक जो व्यवस्था है उसके गुण क्या हैं और दोष क्या है। तो सबसे पहले हम गुण देखते हैं कि उसके गुण क्या हैं। तो संघ छोटे और कमजोर राज्यों को आपस में मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाने का अवसर देता है। साथ ही इन राज्यों का अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व जो है वो कायम रह जाता है। मतलब जो संघात्मक व्यवस्था होती है, चूँकि समझौते के माध्यम से उसमें राज्य मिलते हैं, तो मिलने की वजह से उनका अपना अलग एक अपना अस्तित्व तो होता ही है और केंद्र के साथ मिलकर और वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो इसके गुण है संघ के, तो संघ में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वतंत्रताओं दोनों की इच्छाएं एक साथ रहती हैं। इसलिए संघ उन बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों के लिए विशेष लाभदायक है जिनमें विभिन्न जाति, संस्कृति, भाषा के लोग रहते हैं। उसके लिए फेडरल जो सिस्टम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अनेक जाति, संस्कृति और भाषा वाले बड़े देशों में संघीय व्यवस्था ही राष्ट्रीय और स्थानीय शक्तियों में संतुलन बनाने का कार्य कर सकती हैं। और संघ का महत्व भारत जैसे देश के लिए विशेष है जहां भाषा, प्रांतीय और जातीयता की समस्याएं जो हैं वो काफ़ी हैं। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यह है कि संघ के कारण नीति कानून निर्माण और प्रशासन में जहाँ एकरूपता की आवश्यकता है वहाँ एकरूपता और विभिन्नता भी की जरूरत भी है। वहाँ पे विभिन्नताएं जो हैं वो संभव हैं। जो बड़े राज्य हैं उसमें
जैसे कि भारत में बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ हैं, तो उसमें यह बहुत ही आवश्यक हो जाती है। जो अगली जो इसकी विशेषता या गुण कहें वो यह है कि राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक प्रयोग के लिए संघ जो सरकार सबसे अच्छी सरकार है, और भारत में मद्य निषेध तथा अन्य सामाजिक आर्थिक योजनाएं सीमित क्षेत्रों में लागू की गई हैं, और उसके परिणाम का सावधानी से अध्ययन और मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है। अगली जो इसके गुण है कि विभिन्न इकाइयों के निवासियों को स्थानीय स्वतंत्रता देकर सार्वजनिक कार्यों में जनता को संघ जो है वो बढ़ावा देता है। और अगली जो विशेषता है कि अधिकारों के विभाजन के कारण संघ में केंद्रीय सरकार पर से प्रशासन का बोझ जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, और इससे काम को निपटारे में देरी लगाने या लाल फीताशाही जो है रेड टेपन जो सिस्टम होता है कि तथा नौकरशाही की प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य की दो जगह होता है। इसलिए ये सब जो कमियां या बुराइयां हैं वो चीज़ पनपने में ठीक से नहीं पनप पाती, और इससे जो है वो शासन सुचारू रूप से चलता है। नेक्स्ट अगली जो इसके गुण है वो है कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि संघ में एक निरंकुश शासक द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा होता है। तो ये भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक जगह अगर हम सिर्फ केंद्र को मजबूत कर देंगे तो हो सकता है कि वह जो है निरंकुश शासन हो जाए। इसलिए यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है, जिसकी वजह से जो है वो निरंकुश शासन जो है वो नहीं पनप सकता है। तो ये कुछ उसके गुण थे। अब हम देखते हैं कि इसके दोष क्या हैं। जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें क्या अवगुण पाए जाते हैं, क्या दोष पाए जाते हैं। तो ली लॉक ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर और विदेशी मामलों में संघ में अपने संघ ने अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध किया है, पर आर्थिक तौर पर और आंतरिक मामलों में संघ जो है कमज़ोर मालूम होता है। और पर अमेरिका में बढ़ती हुई जो शक्ति और संपन्नता देखते हुए लिकॉक का कहना है कि सही नहीं मालूम होता था। संघ जो है वो आर्थिक तौर पर और घरेलू मामलों में कमज़ोर होता है। कुछ लेखकों का कहना है कि वैदेशिक मामलों में संघ कमज़ोर होता है, पर हाल का अनुभव यह बताता है कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका, सोवियत संघ या भारत की विदेशी नीति कमज़ोर है या ढिलमुल है। तो इस तरह से जो है, और ये सभी जो है एक संघात्मक शासन व्यवस्था, सभी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। संघ का जो वास्तविक दोष होता है संघात्मक शासन व्यवस्था की, वो यह है कि विधायी नीति और प्रशासन में विभिन्नता पाई जाती हैं। जो विधायी नीति है और प्रशासन में विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा जो है दोहरी सरकारी यंत्र जो है वो है, और राजकीय सेवाएं और विभाग तथा दोहरेपन से पैदा होने वाले जो पेचीदगियाँ होती हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसमें करती हैं, क्योंकि सरकार जो है वो दो भाग में विभाजित होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इस तरह से ये इसमें कुछ इसकी कमियां हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बारे में जो है हमेशा संघर्ष का खतरा बना रहता है, स्पेशली उन देशों में जहां इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है उनके अधिकारों का। और प्रशासन पर भारी व्यय करना पड़ता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दो जगह दोनों प्रशासन में खर्चे जो हैं वो आपको करने पड़ते हैं। और जो राज्य है, इकाई राज्य या राज्यों का जो संघ से अलग हो जाने का भी खतरा बना रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो नई जो स्वायत्तता की मांगें उभरती हैं या पृथकवादी जो आंदोलन चलते हैं, तो इससे जो है संघात्मक व्यवस्था को के अलग हो जाने का भी डर रहता है, और इसकी जो एकता और अखंडता है उसको भी जो है खतरा पहुंच सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से जो है वो राज्यों का निर्माण या उनका पुनर्गठन करने की जो सलाह जो है वो दी जाती है। और इस तरह से हमने देखा कि संघात्मक व्यवस्था जो है, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था जो अपनाने का जो मेन कारण था वो ये है कि यहाँ की विभिन्नताएं, जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो अलग अलग विषमताएं हैं, उसके आधार पर जो है वो यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है।
और इसमें जो है दो तरह की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि कहीं भी फेडरल शब्द का यूज़ नहीं किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, बल्कि इसमें यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्योंकि अगर हम और देशों में देखें तो वहाँ राज्य जो है समझौते के माध्यम से सेंटर से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्य को केंद्र से अलग होने की कोई अनुमति नहीं है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि यहाँ की जो विभिन्नताएं हैं उनमें एकता को एस्टैब्लिश किया जा सके, राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके, और देश को समृद्ध बनाने के लिए एक साथ एक सूत्र में जोड़ कर रखा जा सके। इसलिए ऐसा किया गया है। और इसलिए बहुत सारे विद्वान कहते भी हैं कि जो भारत जो है वो पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसमें जो है एकात्मक सरकार के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस तरह से जो हम देखें तो हमारे यहाँ जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और जो जिसमें आपकी दोहरी सरकार है, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है, एक लिखित और कठोर, हमारे यहाँ तो लचीला संविधान है बट एक लिखित और कठोर संविधान बनाया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, और एकल नागरिकता जो है वो दी गई है। ये हमारे भारतीय संघवाद की के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, या उसकी जो प्रकृति है वो है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय जो संविधान जो है, या भारत में जो है संघवाद को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और यह जो है यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ का जो परिवेश है उसके लिए अनुकूल है। और इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट करके जो है वो शासन कार्य जो है वो चलाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने जाना कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, या संघवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, जो फेडरल, जो नेचर ऑफ फेडरल सिस्टम है इन इंडिया, इसको हमने देखा कि इसमें किस तरह से अपनाया गया है, और इसकी क्या खासियत है, इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण और अवगुण क्या है, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न ज़रूर डालिए कि आपको समझ में आया या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो आपके फ्रेंड हैं, जो अभी तक वो नहीं पहुंच पाए हैं या उनको पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।